अजय, नेचुरल गैस के प्राइसेस को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यूरोप ने यहां पर 87% जो अपने स्टॉक्स हैं वो भर लिए हैं, लेकिन चिंता ये है कि विंटर्स में ये डिप्लीट हो जाएंगे और ये तेजी हम यहां पर शायद प्राइसेस में बरकरार देखेंगे। इस साल की अगर बात की जाए तो 135% की बढ़त यहां पर यूरोपियन गैस प्राइसेस में है। यहां से दो नियर टर्म में अब क्या करने की राय है? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली पूरे एनर्जी पैक की अगर बात करें तो पिछले 6 महीनों में हमने काफी ज्यादा मोमेंटम आते हुए देखा, जितना हमने लास्ट 5 साल में कभी नहीं देखा। जिस ढंग से खास करके यूरोप की सिचुएशन देखिए वो काफी क्रिटिकल है, बिकॉज रिसेंटली पहले हमने देखा था कि जो स्टॉक पोजीशन है वो पूरी नहीं थी, बट जिस ढंग से हमने देखा कि अभी इन्वेंट्री को लेकर उतने कंसर्न्स नहीं है जितने हमने पहले आते हुए देखा था। लेकिन फिर भी विंटर ऑनसेट है सामने, मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई फ्री फॉल जैसी सिचुएशन लग नहीं रही है, बिकॉज राइट नाउ आल्सो पावर आउटेजेस की वजह से हरिकेन यूएस में जो इम्पैक्ट किया है उसकी वजह से थोड़ी बहुत इनिशियली ड्रॉप हुई थी डिमांड में, बट आगे जाके विंटर्स को देखते हुए डिमांड कंटिन्यू रहेगी। तो इंटरनेशनल में अगर हम बात करें तो $6 के नीचे प्राइसेस जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। नो डाउट कुछ हमने एजेंसीज पे अपडेट आते हुए देखा कि गैस से ऑयल की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से जो हमने अपथ्रस्ट जो बना हुआ था गैस में वो थोड़ा कूल डाउन हुआ है। तो वेदर कंडीशन आगे जाके काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्वेंट्री लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, बट मुझे लगता है कि डॉलर टर्म्स में अगर हम बात करें $6 से $8 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 500 से लेकर 620 का जो दायरा है, इसी दायरे में मार्केट ट्रेड करेगा। बट डाउन साइड काफी रेस्ट्रिक्टेड लग रहा है, बिकॉज एनर्जी कॉम्प्लेक्स में अभी भी सप्लाई स्क्वीज, चाहे हम कच्चे तेल की बात करें, चाहे नेचुरल गैस की बात करें, चाहे कोल की बात करें, सभी जगह बना हुआ है। तो नेचुरल गैस में एज ऑफ नाउ कोई बड़ा फ्री फॉल जैसी सिचुएशन नहीं रहेगी। जी, आपकी कोई टॉपिक मेटल्स में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम और जिंक ये दो कमोडिटी पे नजर रखना चाहिए। कॉपर में नो डाउट हमने अल्ट्रा लो लेवल इन्वेंट्रीज बनती हुई देखी, जिसकी वजह से कॉपर एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक कॉपर में भी थ्रस्ट बाकी है, जो 670 तक का लेवल दिखा दे, नॉट बियॉन्ड दैट, बिकॉज अभी भी चाइना में कोविड कंसर्न, रिसेशन फियर्स बने हुए। बट एल्यूमिनियम और जिंक की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है कि स्मेल्टर्स ने अपनी प्रोडक्शन कट करने चालू किए, जिस ढंग से एनर्जी क्राइसिस यूरोप को भी इंपैक्ट कर रहा है। साथ में जो एलएमई के जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं ये भी कहीं ना कहीं प्राइसेस को अपथ्रस्ट रखेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जिंक के अंदर वैसे भी एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू चल रहा है ऑलरेडी। मुझे लगता है एक 285 तक के लेवल हम जिंक में देख पाएंगे। एल्यूमिनियम में मल्टीपल ऑफ टाइम 207 के लेवल टेस्ट किए हैं, बट सस्टेन नहीं कर पा रहे। आई थिंक 207 के ऊपर अगर प्राइसेस वीकली बेस पे क्लोज करता है तो 214 215 तक के भी लेवल दिख सकते हैं। तो आई थिंक पूरे बेस मेटल में कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम ये तीन कमोडिटी इन पे नजर रखिए। बट साइड बाय साइड जो रिसेशन फियर बने हुए या कुछ आउटकम जो आ रहे हैं उन पे भी नजर रखिए। बट अपसाइड अगर मिलता है तो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम ये तीन कमोडिटीज में मिलना चाहिए। अजय, आपको क्या लगता है किस तरह के प्राइसेस मूव यहां पर हम देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि जिस ढंग से अभी वेदर डिस्टर्बेंस था और थोड़ा अराइवल में जो डिले था वो प्राइसेस को सपोर्ट कर गया। अगर क्रॉप साइज भी अगर हम देख के चले तो मुझे लगता है टेम्पररी मार्केट में गिरावट रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो पिछले साल हमने देखा था कि फार्मर के अराइवल प्रेशर कैसा रहता है, बिकॉज आज हम देखते हैं कि फार्मर की जो कैपेसिटी होल्ड करने की काफी ज्यादा, तो उनको सबको देखते हुए मुझे लगता है टेम्पररी तो प्राइसेस में गिरावट रहेगी। जो 30,500 तक का लेवल एमसीएक्स पे भाव आना चाहिए। इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि 82 से लेके 88 सेंट का जो जोन है, इसी जोन में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नवंबर फर्स्ट वीक से अराइवल देखकर फिर मार्केट में बूस्ट मिलना चाहिए, लेकिन डिमांड कंसर्न अभी भी काफी इंपॉर्टेंट है यार्न मार्केट के लिए। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर गुआर के प्राइसेस? क्योंकि ऑफ कोर्स गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली है, बाजार शायद उसे एक्सपेक्ट भी कर रहा था, खरीदारी अब यहाँ पर लौटी है, क्या ये सस्टेनेबल है? लगता है कि मार्केट 12-15 नवंबर तक एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा, जैसे मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में दिल्ली में भी बताया था गवार में। तो मुझे लगता नहीं कि 46 के नीचे गवार सीट जाए, और अभी एज ऑफ नाउ 5,000 के इर्द गिर्द हुए। लेकिन 15 तारीख के बाद, 15 नवंबर के बाद मुझे अच्छी तेजी दिख रही है, बिकॉज सबसे पहला है एनर्जी क्राइसिस जिस ढंग से यूरोप और यूके में बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट करने की कोशिश की जाएगी, और ये कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स को काफी सपोर्ट मिलेगा। रुपया भी अगर हम देखें तो 80 to 50 के करीब है। तो पहले जो कंसर्न होता था कि हमारे एक्सपोर्ट महंगे दिखाई देने लग गए, वो अभी इस बार ऐसी सिचुएशन नहीं है। और जो इंडस्ट्रियल डिमांड है इंडिया में एज ऑफ नाउ रिसेशन की कोई ज्यादा फियर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है नवंबर तक मार्केट एक रेंज में रहेगा, बट दिस इज द टाइम कि यहाँ पे अगर कोई 3, 4, 6 महीने का व्यू लेकर बैठता है तो आई थिंक काफी अच्छे रिटर्न्स हम फरवरी मार्च तक देख पाएंगे। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर गुआर के प्राइसेस? क्योंकि ऑफ कोर्स गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली है, बाजार शायद उसे एक्सपेक्ट भी कर रहा था, खरीदारी अब यहाँ पर लौटी है, क्या ये सस्टेनेबल है?
लगता है कि मार्केट 12-15 नवंबर तक एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा, जैसे मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में दिल्ली में भी बताया था गवार में। तो मुझे लगता नहीं कि 46 के नीचे गवार सीट जाए और अभी एज ऑफ नाउ 5,000 के इर्द गिर्द हुए। लेकिन 15 तारीख के बाद, 15 नवंबर के बाद मुझे अच्छी तेजी दिख रही है, बिकॉज सबसे पहला है एनर्जी क्राइसिस जिस ढंग से यूरोप और यूके में बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट करने की कोशिश की जाएगी और ये कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स को काफी सपोर्ट मिलेगा। रुपया भी अगर हम देखें तो 80 to 50 के करीब है। तो पहले जो कंसर्न होता था कि हमारे एक्सपोर्ट महंगे दिखाई देने लग गए, वो अभी इस बार ऐसी सिचुएशन नहीं है। और जो इंडस्ट्रियल डिमांड है इंडिया में एज ऑफ नाउ रिसेशन की कोई ज्यादा फियर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है नवंबर तक मार्केट एक रेंज में रहेगा, बट दिस इज द टाइम कि यहाँ पे अगर कोई 3, 4, 6 महीने का व्यू लेकर बैठता है तो आई थिंक काफी अच्छे रिटर्न्स हम फरवरी मार्च तक देख पाएंगे।